सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। हमारा पूर्व वीडियो संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति के ऊपर था। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो भी संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति के संबंध में ही है, जो कि बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर आधारित है। हमने देखा था संगम काल के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग धारणाएं रखी है। कुछ विद्वान इसको 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य मानते हैं, कुछ इसे 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य रखते हैं। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के समय का ये काल जो है तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति का एक समृद्ध काल था। और इस काल में चेर, चोल और पांड्य राजाओं के नेतृत्व में दक्षिणी भारत की संस्कृति का एक प्रकार से काफ़ी विकास हुआ। तो इसी के संबंध में आज हम देखते हैं संगम साहित्य की संस्कृति। संगम साहित्य के द्वारा हमें जो दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में। कल हमने राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं संगम काल के सामाजिक जीवन के बारे में। संगम युगीन समाज में वर्ग भेद विद्यमान था। इन वर्गों में सर्वोपरि स्थान राजा का था, जो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता था। इसके बाद सामाजिक वर्गों में ब्राह्मणों का समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय संगम काल से ही माना जाता है। समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचलन था। राजा लोग, कुलीन लोग यज्ञ कराते थे। इस कारण ब्राह्मणों और पुरोहितों का काफ़ी महत्व था। अनेक ब्राह्मण कवि भी थे और उन्होंने राजाओं की प्रशंसा में अनेक कविताएं भी रची। परंपरा के अनुसार हमें पता चलता है कि चोल शासक करिकाल ने एक ब्राह्मण कवि को 16 लाख मुद्राएं दान में दी थी। धन के अतिरिक्त ब्राह्मणों को भूमि, अश्वरथ, हाथी इत्यादि भी दान दिए जाते थे। ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य था वो अध्ययन, अध्यापन तथा यज्ञ याजन करना था। संगम युगीन ब्राह्मण मांसाहार भी करते थे और सूरा पीते थे, जिसे तत्कालीन समाज में निंदनीय नहीं माना जाता था। ब्राह्मणों के पश्चात समाज में किसानों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्हें वेलार कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य संगम साहित्य के अनुसार कृषि कर्म करना था। इनमें कुछ धनी किसान थे और वे युद्ध में भाग लेते थे तथा उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। वेलार का दूसरा वर्ग निर्धन किसानों का भी था, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और वे धनी किसानों की ज़मीन पर खेती किया करते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग का उल्लेख वेनिगर के रूप में हमें मिलता है, लेकिन समाज में इनकी ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी। दस्तकारों को पुलेयन कहा जाता था। ये रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई चटाई बना सकते थे। चरवाहों तथा शिकारियों का एक अलग वर्ग होता था। चरवाह जनसाधारण के लिए दही और मक्खन तैयार करते थे और वो बेचते थे। शिकारियों को एनियर कहा जाता था, या एनियर नाम से उनकी जाति का उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है, जो कि अपने पास धनुष, बाण, ढाल आदि हथियार शिकार के लिए रखते थे। इसके अलावा हमें कड़ेशियर नाम एक अन्य वर्ग का भी उल्लेख मिलता है, जो कि एक प्रकार से हम कहें कृषि मजदूर के समान थे। मारवा नामक एक जनजाति में वेतची प्रथा प्रचलित थी, जो गोहरण से संबंधित थी। संगम काल में हमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। और वर्ण व्यवस्था भी, ये वर्ग भेद आर्थिक स्थिति पर आधारित था। समाज में जिस वर्ग भेद की अपन ने बात की है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर राजा, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद वेलार, वेनिगर, पुलेयन इत्यादि जो वर्ग थे, यह आर्थिक स्थिति के आधार पर थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं थे। विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर में
विभिन्नता थी, विषमता थी। कुछ लोग अत्यंत धनी थे तो कुछ अत्यंत निर्धन भी थे। धनी लोगों के मकान पक्की ईंटों के बनते थे, जबकि निर्धन लोग मिट्टी तथा घास फूस की झोंपड़ियाँ बना करके रहते थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संगम युगीन आर्थिक प्रगति का लाभ भी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध नहीं हुआ था। महिलाओं की स्थिति में के संबंध में हम बात करें तो हमें पता चलता है कि संगम काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। तमिल साहित्य में हमें कई कवियत्रियों के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें नचिलियर और ओवेयर जैसी कवियत्रियाँ प्रमुख थी। समाज में सती प्रथा विद्यमान थी, लेकिन विधवाओं की जो दशा थी वो समाज में अच्छी नहीं थी। उनके लिए कड़े नियम थे, उनके बाल मुंडा दिए जाते थे तथा उनके लिए बिस्तर का प्रयोग, आभूषण पहनना, अच्छा भोजन आदि वर्जित था। कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति तथा नृत्यगान द्वारा अपना जीवन यापन किया करती थी। संगम साहित्य में हमें वेश्याओं तथा नर्तकियों का उल्लेख मिलता है। समाज में व्यभिचार को बुरा माना जाता था और एक प्रकार से ये अपराध था, जिसके लिए मृत्युदंड तक दिया जाता था। नर्तकियां नृत्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कर सकती थी। मेगस्थनीज ने संगम काल में महिला शासिकाओं का भी उल्लेख किया है, जिससे हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। तोल्कापियर की रचना तोल्कापियम में हमें संगम काल में विवाह संस्कार के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भी तोल्कापियम में भी हमें हिंदू धर्मशास्त्रों के समान 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। उस समय के समाज में हम यदि लोगों के खान पान की बात करें तो संगम युगीन समाज में लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। चावल उनका मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर वो सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया करते थे। एक प्रकार से हम खीर कह सकते हैं सांभर को। मांसाहार का खूब प्रचलन था। ब्राह्मण भी मांस खाते थे। भेड़, सुअर आदि के मांस का प्रमुखता से प्रयोग होता था। कहीं कहीं मछलियाँ खाए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। मदिरा व ताड़ी उनके प्रिय पेय पदार्थ थे। लोग पान सुपारी के शौकीन भी थे। तो ये उनके खान पान में सम्मिलित था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य तथा विविध प्रकार के वाद्यों द्वारा लोग मनोरंजन किया करते थे। उस समय का मुख्य वाद्य यंत्र त्राल था। नर्तक, नर्तकियां तथा गायकों के दल गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में ऐसे लोगों को पाणर तथा विडेलियर कहा गया है। कविता पाठ जैसे आजकल कवि सम्मेलन होते हैं, वैसे कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे। लोग कवियों को पुरस्कार देते थे। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के खेल समारोह भी हुआ करते थे। मुक्केबाजी, कुश्ती और कुत्तों व खरगोशों के शिकार द्वारा भी लोग मनोरंजन किया करते थे। कभी कभी बड़ी बड़ी दावतों के द्वारा भी लोग अपनी खुशी को व्यक्त करते थे। संगम साहित्य में मृतक संस्कार की विधियों के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। अग्निदाह और समाधिकरण दोनों के द्वारा ही शवों को विसर्जित किया जाता था। शवदाह के बाद अस्थियों को कलश अथवा मंजूषा में रखकर उन्हें गाड़ दिया करते थे। एक प्रकार की समाधि की अवस्था थी ये भी। कभी कभी शवों को खुले रूप में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो हड्डियां या अवशेष बच जाते थे उनको एक टोकरी में रख करके उनको समाधि दे दी जाती थी। शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण, औजार, हथियार आदि भी रख दिया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि संगमकालीन लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस युग में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। स्त्रियां अपने मृत पतियों की आत्मा की शांति के लिए चावल के पिंड का दान भी
करती थी। तो इस प्रकार संगम युगीन सामाजिक जीवन के बारे में हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा का तो हमें अभाव मिलता है, मगर आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ग भेद विद्यमान था। ब्राह्मणों का तो सम्मानजनक स्थान था ही, वेलार यानी जो धनी किसान थे उन्हें भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। व्यापारी वर्ग थोड़ा प्रतिष्ठा के क्रम में इनसे नीचे था। दस्तकार, शिकारी, चरवाह, कृषि मजदूर इत्यादि आर्थिक वर्ग थे। एक प्रकार से आर्थिक आधार पर समाज का यह वर्ग विभाजन था। महिलाओं की स्थिति हम संतोषजनक कह सकते हैं कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और एक प्रकार से पारिवारिक जीवन में उनका सम्मान था, मगर सती प्रथा और विधवाओं की खराब दशा देख करके हम महिलाओं की स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तोलकापियर का ग्रंथ तोलकापियम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख करता है। खान पान में मांसाहार को बुरा नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण तक मांसाहार करते थे और शराब पीते थे, जिन्हें तत्कालीन समाज में निंदनीय नहीं माना जाता था। चावल उस समय का मुख्य खाद्यान्न था। मदिरा व ताड़ी प्रिय पेय पदार्थ थे और पान सुपारी का शौक भी लोग रखते थे। नृत्य, संगीत, वाद्यवादन, पासा, मुक्केबाजी, कुश्ती, शिकार, कवि सम्मेलनों के द्वारा लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। शवदाह में हम देखते हैं कि आज की तरह अग्नि संस्कार भी होता था, लोगों को समाधि भी दी जाती थी और कई बार शवों को खुले में छोड़ने के बाद उनके जो अवशेष बचते थे उनको भी ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए उनके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं गाड़ी जाती थी। निश्चित रूप से आज का ये ऑनलाइन वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति इसके द्वारा भरी जा सके। जय हिंद, धन्यवाद।